दोस्तों, हम सब ने जीवन में कई कहानियाँ सुनी, पढ़ी या देखी होंगी। इनमें से कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। आज मैं आपके समक्ष ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ ही आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का रास्ता भी बताएगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। कई साल पहले की बात है। किसी एक राज्य में एक राजा राज करता था। इस राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था। इस राजा के पास वैसे तो कई सारे घोड़े थे, लेकिन इसके पास 4 ऐसे जंगली घोड़े थे जो इस राजा को बहुत पसंद थे। राजा ने इन 4 घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया, मगर कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया। जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो यह उसे तुरंत अपनी पीठ से गिरा देती या उसे लात मार देती। राजा को घोड़े बहुत प्यारे थे, इसीलिए ट्रेनरों को सख्त वार्निंग दी जाती थी कि इन पर जोर जबरदस्ती ना की जाए, यानी कि इन्हें मारा पीटा ना जाए। कई महीने निकल गए, मगर कोई भी ट्रेनर घोड़ों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो सका। तब राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक युवा ट्रेनर राजा के पास आया। राजा ने उस युवा ट्रेनर के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी कि घोड़ों की ट्रेनिंग बिना मारपीट की होनी चाहिए। युवा ट्रेनर ने राजा की शर्तें मान ली और अपनी तरफ से भी राजा के सामने 2 शर्तें रख दी। युवा ट्रेनर बोला, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी भी 2 शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी, तभी मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर पाऊंगा। राजा ने कहा, पहली शर्तें तो बताओ। ट्रेनर बोला, पहली शर्त है कि मुझे इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है, उतना वक्त दिया जाए। और दूसरी शर्त यह है कि इन घोड़ों के खाने पीने रहने का बंदोबस्त पूरा मुझ पर छोड़ दिया जाए। राजा के पास कोई विकल्प ना था। कोई भी ट्रेनर आज तक घोड़ों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था, और अब तो नए ट्रेनर्स आना भी बंद हो गए थे। राजा ने उस युवा ट्रेनर की सारी शर्तें मान ली और घोड़े उसे सौंप दिए। युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को लेकर गया और वहां सबको खुला छोड़ दिया। ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दौड़ने लगा। फिर दौड़ते दौड़ते थकने के बाद यह युवा ट्रेनर वहीं बाड़े में लेट गया। वहां से उठने के बाद उसने खुद ही घोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया। इस सब प्रक्रिया के दौरान उसने घोड़ों को नहीं बांधा था। अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोहराया जो उसने पहले दिन किया था। यह काम उसका नित्यक्रम बन गया। वह घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ देता, उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दौड़ता रहता। धीरे धीरे चारों घोड़े भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है। सारे घोड़े ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन राजा अपने घोड़ों की खबर लेने और यह देखने कि उसके घोड़ों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है उस ट्रेनर के बाड़े में आया। राजा ये सब देखकर बहुत खुश हुआ कि सारे घोड़े ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा को अब यकीन हो गया कि यह ट्रेनर ही उसके घोड़ों को ट्रेन कर सकता है। राजा खुशी खुशी वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। तब जाकर युवा ट्रेनर ने राजा को संदेश भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, सो राजा एक बार आकर देख ले। राजा की हाजिरी में युवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों की सवारी की और उन्हें मनचाही जगह पर ले जाकर दिखाया। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। राजा ने युवा ट्रेनर से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुमने यह कैसे किया। युवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा, मैंने सबसे पहले इन घोड़ों को अपनापन महसूस कराया। इनके साथ रहकर मैंने इनको आज़ाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ
और मैं इनसे प्यार करता हूँ। फिर मैंने इनको खाना और पानी देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेलकर इन्हें सिखाने की कोशिश की। इस तरह धीरे धीरे ये घोड़े मुझे अपने करीब आने देने लगी और कुछ समय बाद ये मुझे अपनी पीठ पर बैठाने लगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे यह पीठ पर बिठाकर दौड़ाने लगी। राजा ने युवा ट्रेनर की समझदारी की प्रशंसा की, उसे वादे के अनुसार लाखों सोने की मोहरें दी और साथ ही हमेशा के लिए इन 4 घोड़ों की देखभाल करने की नौकरी भी दी। दोस्तों, इस कहानी का सारांश बहुत ही गहरा है। अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन 4 घोड़ों की तुलना की जाए तो यह 4 घोड़े होंगे: चिंता, गुस्सा, घमंड और लालच। और मनुष्य की बुद्धि को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं। जिस तरह से युवा ट्रेनर ने पर्याप्त समय लेकर और बड़ी ही समझदारी से धीरे धीरे 4 बदमाश घोड़ों पर काबू पाया, उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश घोड़े यानी कि चिंता, क्रोध, घमंड और लालच पर काबू पा सकता है। पहला अप्रशिक्षित घोड़ा जो कि चिंता है। हमारी बुद्धि को यह समझना होगा कि चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदेमंद होता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होती, हाँ, लेकिन चिंतन से हमें नए रास्ते दिखाई देते हैं। चिंता से अभिप्राय किसी भी चीज को लेकर परेशान होना या फिर किसी भी परेशानी को बार बार अपनी सोच में लाना है। और चिंतन से अभिप्राय है किसी भी चीज को लेकर उस पर सोच विचार करना या फिर गहरी सोच में डूब जाना। जब हम कुछ चाहें और हमारी वह चाहत पूरी ना हो या जो हमारे पास है उसके जाने का डर सताए या फिर किसी भी काम में देरी होने लगी तो हमारा मन परेशान हो जाता है। इसे चिंता कहते हैं। इसमें मन व बुद्धि अशांत हो जाती है, चित्त अपनी सामान्य स्थिति से नीचे आने लगता है और ऊर्जा अधोगति में बहने लगती है। जब मन में किसी विचार के मनन से एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव पैदा होने लगी तो उसे चिंतन कहते हैं। इसमें मन व बुद्धि सूक्ष्म होने लगती है और चित्त अपनी सामान्य अवस्था से ऊपर उठकर ऊर्ध्वगति को प्राप्त होने लगता है। गुरु के वचनों व शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को खोलने के लिए जब हम मनन करते हैं तो वह भी चिंतन ही होता है। चिंतन या तनाव 2 तरह का होता है, पॉजिटिव व निगेटिव। पॉजिटिव में हम हर बात में अच्छाई खोजते हैं, जिससे विचारों में खुलापन आता है और हमें सुकून व आराम मिलता है। इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खुलते हैं। इसी को सकारात्मक तनाव कहते हैं। निगेटिव में हम हर बात में बुराई खोजते रहते हैं, चाहे वह हमारे भले के लिए ही क्यों ना हो। इसे नकारात्मक तनाव या चिंता कहते हैं। इन चिंताओं का कारण है हमारी इच्छाएं। जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही जीवन चिंताओं से भरा होगा। लेकिन आध्यात्मिकता में जब हम प्रभु को याद करते हैं तो अपने स्वरूप के विषय में विचार करते हैं। अगर जीवन में चिंताओं को कम करना है तो अपनी इच्छाओं को कम करना होगा और चिंतन बढ़ाना होगा। जितना चिंतन बढ़ेगा उतनी ही चिंताएं कम होती जाएंगी, क्योंकि चिंतन हमें जीवन जीना सिखाता है और चिंता पल पल मारती है। ध्यान रहे, चिंतन नरक का दरवाजा है और चिंतन स्वर्ग का। दूसरा उद्धड़ घोड़ा है क्रोध। दोस्तों, कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपका हक कोई मार रहा हो या बेवजह आप पर कोई जुल्म कर रहा हो, तब क्रोध करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर क्रोध कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है, इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्रोध आने का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। उपेक्षित, तिरस्कृति और हे समझे जाने वाले लोग अधिक क्रोध करते हैं, क्योंकि वे क्रोध जैसी नकारात्मक गतिविधि के द्वारा भी समाज को दिखाना चाहते हैं कि समाज में उनका भी अस्तित्व है। दोस्तों, क्रोध के आने पर हमारी बुद्धि मर जाती है।
इसीलिए गुस्से में लिया गया निर्णय सदैव हमें नुकसान पहुंचाता है। बुद्धिमान लोग कभी भी क्रोध नहीं करते। कहा जाता है कि क्रोध हमेशा मूर्खों की छाती में ही बसता है। तीसरा उद्दंड घोड़ा है लालच। लालच अगर ज्ञान पाने की हो तो अच्छी है, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी है। लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी है, लालच बिना मेहनत की गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी है। चौथा और आखिरी उद्दंड घोड़ा घमंड। मैं यह काम कर सकता हूं, इसे गर्व कहेंगे, और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूं, यह घमंड होता है। बस यही सारे फर्क बुद्धि रूपी ट्रेनर से इन उद्दंड घोड़ों को समझना होगा। फिर आपके यह चारों बदमाश घोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं। घमंड एक प्रकार का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति न सिर्फ खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि वह यह भी सोचते हैं कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। साधारण भाषा में कहा जाए तो अगर कोई इंसान किसी काम को बेहतर तरीके से करता है और उसकी तारीफ सभी जगह होने लगती है, जिसके बाद वह इंसान यह सोचने लगता है कि उसके जैसा इस काम को कोई नहीं कर सकता। यह विचार ही घमंड को दर्शाता है। ऐसे में लगातार उसके विचारों में न सिर्फ बदलाव आते हैं, बल्कि उसके व्यवहार में भी बदलाव शुरू हो जाता है, जिसमें वो हर जगह दूसरे से खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे अनचाहे व्यवहार को देखने के बाद धीरे धीरे उससे जुड़े आसपास के लोग उसे घमंडी कहने लगते हैं। जिन कारणों से हमें घमंड है, उन्हीं कारणों से हम घमंड से बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो अगर हमें पैसों का घमंड है तो पैसों का मोह यानी लालच को कम करना चाहिए। उन साथियों को यह भी देखना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, आखिर वह किस तरह गुजारा करते हैं। इससे हमें पैसों की कीमत का अंदाजा हो जाएगा। साथ ही अगर पैसों को दान दिया जाए तो कहीं ना कहीं पैसों के प्रति हमारा घमंड जरूर कम होगा। घमंड का दूसरा सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। कुछ लोग इस बात पर घमंड करने लगते हैं कि वे बहुत शिक्षित हैं, और उनकी यह बात सही भी हो सकती है, परंतु साथियों, शिक्षा पर हमें घमंड नहीं, बल्कि शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। जैसे हम अशिक्षित लोगों को शिक्षा की ओर बढ़ावा दें और साथ ही अपने शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए लोगों का भला करें। समाज में शिक्षा का जो महत्व है उस पर खरे उतरने की कोशिश करें, न कि दूसरों को नीचा दिखाने की। यदि आप शिक्षा पर घमंड करते हैं तो वास्तव में आप अशिक्षित हैं। ऊंचे पद पर बैठने पर हमें घमंड नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उस पद से किसी का भला हो सकता है तो भला करना चाहिए। साथ ही उन लोगों को भी देखना चाहिए जो आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसे पद पर आना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह का सपोर्ट ना होने पर वह असफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मदद जरूर करें। इससे हमारी पद के प्रति घमंड में भी कमी जरूर आएगी। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमारे जीवन को कुछ इस कदर बर्बाद कर सकता है कि अक्सर बुद्धिमान लोग मूर्खों के जैसे काम करने लगते हैं और पढ़े लिखे लोग जाहिलों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, और धीरे धीरे ऐसे इंसान की इज्जत को घमंड दीमक की तरह खाने लगता है। साथियों, आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।